सो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैटल थ्रू दी हेवेंस का 11वां सीज़न। और ये सीज़न नोवेल के 1524 चैप्टर से स्टार्ट होता है। तो चलिए जियोयान की आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 2 साल बीत चुके हैं और जियोयान एंड जेनर अपने रिट्रीट से बाहर आ गए हैं। फिर जियोयान फ्लेम से भरे हुए आसमान की तरफ देखता है। हालांकि आसमान बिल्कुल वैसा ही था जैसे 2 साल पहले था, लेकिन जियोयान को पहले के मुकाबले अभी कुछ अलग महसूस हो रहा था। फिर जेनर जो जियोयान के बाजू में खड़ी होती है, वो आराम से अपना सर हिलाते हुए कहती है कि प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कोई मामूली चीज़ नहीं है। अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता तो हम दोनों भी मिलके इसे रिफाइन नहीं कर पाते। फिर जेनर थोड़ा हंसते हुए और थोड़ी क्यूरोसिटी के साथ जियोयान से पूछती है कि अब तो आप ज़्यादा पावरफुल हो गए होगे ना। फिर जियोयान थोड़ा हंसते हुए कहता है कि अब चीफ ऑफ हॉल ऑफ सोल को हराना बहुत मुश्किल नहीं होगा। जियोयान की इन बातों में बहुत कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने के बाद उसे जो पावर मिली है, उस पावर ने उसे डायरेक्ट इंटरमीडिएट 2 स्टार डाओशैंग से इनिशियल 5 स्टार डाओशैंग बना दिया है। शुरुआत में जियोयान को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पावर 3 स्टार बढ़ गई है, क्योंकि वो खुद एक एलिट डाओशैंग होने की वजह से जानता था कि एक एलिट डाओशैंग के लिए 1 स्टार बढ़ाना भी कितना मुश्किल है। क्योंकि अगर किसी को नॉर्मल ट्रेनिंग से 3 स्टार पावर बढ़ानी है तो उसे इस पावर को अचीव करने में डेकेड्स लग जाएंगे। पूरे दुनिया में एक ही ऐसी चीज़ है जो एक एलिट डाओशैंग की पावर 3 स्टार बढ़ा सकती है, और वो है 3rd रैंक की हेवनली फ्लेम। फिर जेनर थोड़ा हंसते हुए जियोयान से कहती है कि ऐसा कहा जाता है कि जब कोई इंसान वर्ल्ड के पीक पर पहुंच जाता है तब उसके आसपास के लोग भी उसके पीछे आते हैं। ब्रदर जियोयान की वजह से मेरी भी पावर बढ़ गई है। प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के रिफाइनिंग के टाइम पर अच्छी खासे अमाउंट में पावर जेनर की बॉडी में भी चली गई थी। जियोयान जेनर की बातें सुनकर बहुत खुश होता है। हालांकि उसकी पावर और भी बढ़ सकती थी अगर वो पूरी एनर्जी को अकेले अब्जॉर्ब करता, बट जियोयान ये भी जानता था कि वो मर जाता प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के बैकलैश से अगर जेनर उसे अपनी वर्जिनिटी नहीं देती। तो बिना जेनर की हेल्प के आज शायद जियोयान ज़िंदा भी नहीं होता। फिर जियोयान कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरी बॉडी में हेवनली फ्लेम किस तरह से बदल गई होगी। लेकिन जियोयान एकदम से हैरान हो जाता है कि जो हेवनली फ्लेम हमेशा से उसकी बॉडी में रहती थी वो एकदम अचानक से गायब हो गई है। एक हेवनली फ्लेम ही ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से जियोयान आज तक सर्वाइव कर पाया था। उसके बॉडी से उस हेवनली फ्लेम के गायब हो जाने की वजह से जियोयान का चेहरा एकदम हरा हो गया था। फिर जेनर जो जियोयान के बाजू में खड़ी होती है, जियोयान का चेहरा देख के फटाक से पूछती है कि क्या हुआ। जियोयान जेनर की इस सवाल का जवाब नहीं देता है। वो फटाक से अपनी आंखें बंद करके अपनी बॉडी के अंदर देखने लगता है। तभी कुछ समय के बाद जियोयान को अपनी बॉडी के अंदर कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। उसे देखकर जियोयान फटाक से कहता है कि बाहर आओ। तभी उसके हाथ से एक पिंक कलर की फ्लेम बाहर आती है, जिसके चारों तरफ एक गोल्डन लाइट फ्लो कर रही होती है। इस पिंक फ्लेम के बाहर आते ही चारों तरफ हवा में टेम्परेचर बढ़ जाता है। तभी अचानक से ये पिंक कलर की फ्लेम हिलने लग जाती है और आधे फुट के बेबी में बदल जाती है, जिसे देखकर जियोयान एंड जेनर के होश उड़ जाते हैं। तभी बेबी के मुंह से ईवा ईवा की आवाज़ आती है। फिर वो फायर बेबी जियोयान को घूरने लगता है। उसके बाद वो अपने सॉफ्ट हाथों से जियोयान के हाथों को पकड़कर प्यार से सहलाने लगता है। फिर जियोयान और जेनर उस छोटे से फायर बेबी को हैरानी से देख रहे होते हैं, जो दिखने में बिल्कुल छोटी सी बॉल की तरह दिख रहा था और उसके सर पर एक फायर लोटस का सील बना हुआ था, जो देखने में बहुत क्यूट दिख रहा था। इसे देखकर जेनर की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो माँ के प्यार से भरी हुई है। फिर से फायर बेबी के मुंह से ईवा ईवा की आवाज़ आती। तभी जियोयान शॉक से बाहर आता है और फायर बेबी की तरफ देखता है, जो उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर वो हल्की सी आवाज़ में पूछता है कि क्या चल रहा है।
फिर जेनर कहती है कि ऐसा लगता है कि यह एक नई हेवनली फ्लेम है जो इतने सारे हेवनली फ्लेम के मर्ज होने के बाद बनी है। अगर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को ऐड करते हैं तो जियोयान के पास टोटल 6 टाइप की हेवनली फ्लेम उसकी बॉडी में है। कोई भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि 6 टाइप की हेवनली फ्लेम को एक साथ मर्ज करने के बाद क्या होगा, क्योंकि आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया था। जेनर का जवाब सुनकर जियोयान थोड़ा सोचने लगता है। उसके बाद वो फायर बेबी की स्किन को टच करता है। तब जियोयान को महसूस होता है कि इस फायर बेबी की स्किन तो बिल्कुल ह्यूमन बेबी की तरह है। बेबी को टच करने के बाद जियोयान को एक अजीब सी फीलिंग आती है। ये फीलिंग बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे जब जियोयान अपने बॉडी के अंदर की हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करता था। जियोयान कहता है कि यह मेरे बॉडी के अंदर की हेवनली फ्लेम ही है। इस टाइम पर उसे भी पता चल जाता है कि फायर बेबी ही उसकी नई हेवनली फ्लेम है जो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को मर्ज करने के बाद बनी है। लेकिन वो अभी भी शॉक में था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जेनर हल्की सी आवाज़ में कहती है कि मुझे भी इससे एक जानी पहचानी सी फीलिंग आ रही है जो मेरी गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम की तरह है। फिर जियोयान जेनर को समझाता है कि तुम्हारी हेवनली फ्लेम ने भी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के रिफाइनमेंट को ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से तुम्हारी हेवनली फ्लेम के कुछ एसेंस मेरी बॉडी में भी आ गए हैं। फिर जियोयान अपने हाथों में फायर बेबी को देखते रहता है और मन में कहता है कि 5 टाइप की हेवनली फ्लेम जो मेरी बॉडी में थी वो पूरी तरह से प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम से मर्ज हो गई है। हालांकि 5 टाइप की हेवनली फ्लेम नंबर में ज़्यादा थी, बट फिर भी वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के सामने कुछ भी नहीं कर पाए और बाद में उससे मर्ज हो गए। फिर जियोयान ये सब सोचकर अपने मन में कहता है कि अच्छा हुआ मैंने टाइम पर अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट कर दिया था प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के रिफाइनमेंट के टाइम पर, वरना मैं कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ खो देता। फिर जेनर कहती है कि मैंने फादर को कहते हुए सुना था कि इस वर्ल्ड में कुछ ऐसी हेवनली फ्लेम भी हैं जो शेप ले सकती हैं। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो ये फायर स्पिरिट न्यू हेवनली फ्लेम के मर्ज होने के बाद ही बनी है और इससे कोई खतरा भी महसूस नहीं हो रहा है। जियोयान ये सुनकर अपना सर हिलाता है और थोड़ा सोचने लगता है। उसके बाद वो कहता है कि जो हेवनली फ्लेम मेरी बॉडी के अंदर थी अब वो मेरी बॉडी से गायब हो चुकी है। जब फ्यूचर में मैं किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट करूँगा तो मैं अपना एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम कैसे बनाऊँगा। फिर से फायर बेबी के मुंह से ईवा ईवा की आवाज़ आती है। जियोयान की बातें सुनकर फायर बेबी की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है और वो फिर अपने हाथ को हिलाता है और उसके हाथ में अचानक से फायर इकट्ठा होने लग जाता है और कुछ ही सेकंड में एक फायर लोटस बन के तैयार हो जाता है। जियोयान शॉक में कहता है एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम। जियोयान को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें उसके सर से बाहर आ जाएंगी ये फायर लोटस को देखकर। द एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम एक ऐसी डाउ स्किल थी जिसे जियोयान ने बनाया था और जियोयान के अलावा इस डाउ स्किल को कोई यूज़ भी नहीं कर सकता था, लेकिन इस फायर बेबी ने तो उसे यूज़ करके एक फायर लोटस बनाया है और इतनी जल्दी बनाया है कि इसकी स्पीड को जियोयान भी मैच नहीं कर सकता है। फिर जेनर अपने हाथ से अपने मुंह को ढकते हुए कहती है कि इस छोटी चीज़ ने तो आपकी डाउ स्किल को भी चुपके से सीख लिया है। फिर से फायर बेबी के मुंह से ईवा ईवा की आवाज़ आती है। फायर बेबी जियोयान के हैरान चेहरे को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने दोनों छोटे हाथों को घुमाता है और उसके सामने बहुत सारे फायर लोटस हवा में घूमने लगते हैं। 10 एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम। जियोयान हैरान हो जाता है हवा में इतने सारे एंग्री बुद्धा लोटस को देखकर, क्योंकि आज तक उसने भी कभी इतने सारे एक साथ नहीं बनाए थे। हालांकि ये सारे के सारे फायर लोटस 2 टाइप की हेवनली फ्लेम से बने थे, लेकिन इतने ज़्यादा नंबर में होने की वजह से इनकी पावर बहुत ज़्यादा थी। फिर से फायर बेबी के मुंह से ईवा ईवा की आवाज़ आती है। जियोयान इस शॉक से बाहर आ ही रहा होता है कि हवा में 10 एंग्री बुद्धा लोटस को देखकर फायर बेबी अपने हाथ से इशारा करता है और सारे के सारे एंग्री बुद्धा लोटस एक साथ टकरा जाते हैं और अचानक से मिक्स होने लग जाते हैं
और कुछ ही टाइम में एक नया एंग्री बुद्धा लोटस बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर जियोयान और जेनर के होश उड़ जाते हैं। उनके सामने एक आधे फुट चौड़ा पिंक कलर का फायर लोटस, जो देखने में बहुत खूबसूरत था, बनकर तैयार हो जाता है। इसे देखकर जियोयान की दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है और वो कहता है कि एक्सट्रीमिनेशन फायर लोटस। फिर जियोयान एक लंबी सांस लेता है और कहता है, इस फायर बेबी ने जो फायर लोटस बनाया है वह मेरा सबसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड है। लेकिन आज तक जो भी जियोयान ने फायर लोटस बनाया था वो इस फायर बेबी के फायर लोटस के सामने कुछ भी नहीं था, क्योंकि फायर बेबी का बनाया हुआ फायर लोटस बहुत ज़्यादा पावरफुल था। फिर जियोयान कहता है कि इस बार सच में मेरे हाथ में बहुत बड़ा ट्रेजर आ गया है, एक फायर बेबी जो एक्सट्रीमिनेशन फायर लोटस को बना सकता है। इसे देखकर जियोयान भी अपने मन ही मन में समझ जाता है कि अब फ्यूचर में उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके अपोनेंट को रोकने के लिए। जब तक जियोयान एक बार अपने दिमाग में एक्सट्रीमिनेशन फायर लोटस के बारे में सोचेगा, ये फायर बेबी उसे फटाक से बनाकर अपोनेंट पर अटैक कर देगा और ये फायर बेबी जियोयान का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बन जाएगा। जियोयान और जेनर एक दूसरे को देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि हेवनली फ्लेम इतना इवॉल्व हो जाएगा ये तो इन दोनों ने भी नहीं सोचा था। फिर से फायर बेबी ईवा ईवा बोलता है। फायर बेबी जो फायर लोटस के साथ खेल रहा था वो अचानक से अपना मुंह खोलता है और फायर लोटस को निगल लेता है और इसके बाद वह फिर से जियोयान के हाथ को पकड़कर उसे सहलाने लगता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह एक छोटा सा पेट है जो अपने मालिक को देखकर बहुत खुश है। फिर जियोयान हंसते हुए फायर बेबी को देखता है और फिर फायर बेबी का सर सहलाने लगता है। जियोयान को ऐसा करते देख फायर बेबी बहुत खुश हो जाता है। जियोयान फायर बेबी को खुश देखकर हंसता है, हालांकि उसकी सारी हेवनली फ्लेम मर्ज होकर एक फायर बेबी बन गई है। लेकिन जियोयान इस बात से खुश था कि जियोयान अभी भी अपनी हेवनली फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है। फिर जेनर कहती है कि इस फायर बेबी को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर इंटेलिजेंस है और ये फायर बेबी आगे चलकर बहुत इवॉल्व होगा, तो हमें इसे कोई नाम दे देना चाहिए। फायर बेबी जो जियोयान के हाथ को सहला रहा था वो अपना सर ऊपर की तरफ उठाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह जेनर की बातों को समझ रहा है और कहता है कि ईवा ईवा नाम। जियोयान कहता है कि जब से ये मिला है तब से ये सिर्फ ईवा ईवा ही बोलता है, तो इसका नाम लिटिल ई रख देते हैं। जियोयान को ऐसे ही नाम डिसाइड करते हुए देखकर लिटिल ई फटाक से ना में सर हिलाते हुए ईवा बोलता है। लिटिल ई को ना कहते हुए देखकर जियोयान हंसता है और कहता है कि लिटिल ई तुरंत वापस जाओ, अब हमें इस जगह से निकलना है। लिटिल ई तुरंत पिंक कलर की फ्लेम में बदल जाता है और जियोयान की बॉडी में वापस चले जाता है। जेनर ये देखकर हंसती है और कहती है, आप एक बच्चे को भी बुली कर रहे हो। जियोयान हंसता है और आसमान की तरफ देखता है जो पूरी तरह से फायर से भरा हुआ है और कहता है, अब यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। जेनर हाँ में सर हिलाती है और सोचती है, इस बार के रिट्रीट में बहुत टाइम लग गया है, क्लैन में तो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे। फिर जियोयान अचानक से अपना सर झुकाकर प्यारी सी आवाज़ में जेनर कहता है, जो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। जेनर जियोयान की प्यार भरी आवाज़ सुनकर शर्मा जाती है और अपना सर नीचे झुकाकर कहती है कि क्या हुआ। जियोयान कहता है कि मैं गू क्लैन में आऊँगा और हमारी मैरिज की बात करूँगा जब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और मेरे फादर को रेस्क्यू करने के बाद हम बहुत बड़ी वेडिंग रखेंगे। तुम क्या कहती हो इस बात पे? जेनर ये सुनकर एकदम से शॉक हो जाती है और शर्मा जाती है, लेकिन उसकी आंखों में बहुत उत्साह और खुशी दिख रही थी, क्योंकि इस दिन और इस बात को सुनने के लिए उसने बहुत वेट किया था। और वो कहती है हाँ। जियोयान जेनर को शर्मा कर हाँ कहते हुए देखकर ज़ोर से हंसता है। जियोयान की करंट स्ट्रेंथ की वजह से वो दुनिया में कहीं पर भी जा सकता है
वो भी बिना किसी डर के। तो गू क्लैन क्या चीज़ है, क्योंकि जो जियो क्लैन का ट्रैश कहा जाने वाला इंसान आज वर्ल्ड का पीक एग्जिस्टेंस बन गया है। फिर जियोन कहता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। जियोन जेनर की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे हक कर लेता है और अपनी फिंगर जो पिंक फ्लेम से कवर है उसे अपने सामने की स्पेस की तरफ पॉइंट करता है, जिस स्पेस के सामने 5 स्टार डाउशेंग भी कुछ नहीं कर पाए थे। उस स्पेस में अचानक से एक क्रैक लाइन आ जाती है और जियोयान एंड जेनर उस क्रैक लाइन में गायब हो जाते हैं। जियोयान और जेनर के गायब हो जाने के बाद डिमोनिक फ्लेम रियाल्म पूरी तरह से शांत और खाली हो जाता है, जो अब कभी भी किसी के सामने नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं डिमोनिक फ्लेम प्लेन जो पूरी तरह से हरा भरा था 2 साल पहले, वह 2 साल पहले ही वाइट प्लेन में बदल गया था। बहुत बड़े बड़े क्रैक लाइन प्लेन्स में फैले हुए थे और उनमें से बहुत हीट निकल रही थी, जिसकी वजह से यह जगह पूरी तरह से सूख गई थी। यह प्लेन्स तब बना था जब प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर हुआ था 2 साल पहले। सारे के सारे माउंटेन्स गायब हो गए थे और सारी की सारी ज़मीन लावा में बदल गई थी। लेकिन जब डिमोनिक फ्लेम रियाल्म क्लोज हुआ था तब सारा लावा सूख गया था, तब ये ज़मीन ऐसी बन गई थी जो आज दिख रही है। ऐसा होने के बाद ऐसा लग रहा था कि इस जगह पर कोई भी नहीं आएगा, लेकिन कुछ एडवेंचरिंग मर्सिनरीज़ को यहाँ पर एक ऐसा क्रिस्टल मिला था जो बहुत वाइल्ड एंड वायलेंट फायर एफिनिटी एनर्जी से भरा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ बहुत लोग आने लगे। इन क्रिस्टल्स में बहुत वाइल्ड एंड वायलेंट फायर एफिनिटी एनर्जी थी, जिनकी वजह से इन्हें डिमोनिक फ्लेम रॉक्स कहा जाने लगा। इन रॉक्स की पावर उन लोगों के लिए ट्रेजर था जो फायर एफिनिटी दाउची को प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से इसने बहुत से फ्रैक्शंस का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था और वो लोग अपनी अपनी टेरिटरीज बनाकर इस जगह पर माइनिंग करने लगे क्रिस्टल्स के लिए। द स्काई मैंशन अलायंस भी इन फ्रैक्शंस में से एक था। इसके अलावा इन लोगों का जिस जगह पर कब्जा था वह सबसे ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए क्रिस्टल्स का था। बहुत से फ्रैक्शन इस बात से जलते थे, लेकिन अभी की स्काई मैंशन अलायंस की पावर के सामने वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। सभी को पता था कि जहाँ जहाँ स्काई मैंशन अलायंस जाएगा वहाँ हॉल ऑफ सोल्स भी आएगा और ये दोनों फैक्शंस के बीच इन 2 सालों में बहुत बड़े बड़े वॉर हुए हैं। इसलिए जब स्काई मैंशन अलायंस ने अपना टेरिटरीज इस डिमोनिक फ्लेम प्लेन्स में बढ़ाया था, तो हॉल ऑफ सोल ने भी अपना एक ब्रांच हॉल इस जगह पर बना दिया था और इन दोनों फैक्शंस के बीच में हर हफ्ते बैटल होती थी, जिसको देखने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग आ जाते थे। तभी हम देखते हैं कि 2 हैवी स्वॉर्ड्स जो पावरफुल दाउची से भरी हुई है आपस में टकराती है और उसमें से जो वीक होता है वह कुछ कदम पीछे चला जाता है। उसकी हालत ख़राब होती है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। उसके पास इस चोट के बारे में सोचने का टाइम नहीं होता है। तभी उसकी नज़र उसके चारों तरफ पड़ती है और वो देखता है कि उसके सारे दोस्त बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। तभी अचानक से हंसने की आवाज़ आती है, हा हा कमांडर लियो, डिमोनिक फ्लेम रॉक्स को मेरे हवाले कर दो, हम तुम पर आधे महीने से नज़र रखे हुए हैं। यह वह कहता है जो वीक पर्सन को घायल कर दिया था। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो ब्लैक कलर की रोब पहने हुए एयर में चलते हुए आता है। उसकी चेस्ट पे लगे हुए बैच को देखकर पता चल रहा था कि यह हॉल ऑफ सोल का मेंबर है। फिर एक इंसान की आवाज़ आती है जो कुछ दूरी पर पड़ा हुआ था और खून से कवर था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि कमांडर, आपको जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। इन रॉक्स को पाने के लिए हमारी जुआन यूनिट ने अपनी लाइफ को खतरे में डालकर 1 महीने में इन्हें खोद कर निकाला है। तो यह रॉक इन हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स के हाथों में नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जब तक ये इंसान अपनी बात पूरी कर पाता तभी एक स्वॉर्ड उसके पीछे से उसकी बॉडी में घुस जाती है और इसे कुछ आगे बोलने से रोक देती है। फिर स्वॉर्ड मारने वाला इंसान बोलता है कि
तुम पागल लोग, स्काई मैंशन अलायंस से तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे हॉल ऑफ सोल की टेरिटरीज में रॉक्स की खुदाई कर रहे हो, मरना चाहते हो क्या? एक हंसने की आवाज़ आती है और बहुत सारे ब्लैक कपड़े पहने हुए लोग घायल लोगों के चारों तरफ आके उन्हें घेर लेते हैं। कमांडर लियो नाम के इंसान का चेहरा इन लोगों को देखकर हरा हो जाता है। ब्लड से कवर हुए लोग जो कमांडर लियो के चारों तरफ थे वो हल्की सी आवाज़ में कहते हैं, स्काई मैंशन अलायंस में कोई भी डरपोक नहीं है। हम आपके भागने के लिए जगह बनाते हैं। जब आप इन डीमन फ्लेम रॉक्स को अलायंस के सुपीरियर को दे देते हैं तो हम सब इनर अलायंस के डिसाइपल बन जाएंगे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये गुस्से से भरे हुए वुल्फ्स हैं जो एक कोने में दबा दिए गए हैं और ये लोग ऑल आउट फाइट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। कमांडर लियो का हाथ कांपने लगता है ये सब सुनकर। फिर वह एक बैग को पकड़ता है जिसके अंदर 10 स्टोरेज रिंग होती है, जिनके हर एक रिंग डिमोनिक फ्लेम रॉक से भरी हुई होती है। इन्हें पाने के लिए इनके सेक्शन ने अपनी लाइफ को खतरे में डालकर इन्हें खोद कर निकाला था। अगर ये इन रॉक्स को सही सलामत अलायंस तक ले जाएंगे तो इनके सेक्शन का हर कोई इंसान इनर डिसाइपल में प्रमोट हो जाएगा। लेकिन इनकी हालत ऐसी नहीं थी कि ये यहाँ से आसानी से चले जाएं। अगर ये यहाँ से अपनी पावर के दम पर जाना चाहते हैं तो इन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कमांडर लियो अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है और चिल्लाते हुए कहता है, ब्रदर्स, हमने बहुत से बैटल्स में सरवाइव करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इस दिन के बाद हमारे अच्छे दिन हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए अपने वेपन्स को उठाओ और मेरे साथ फाइट करो। इसके बाद कमांडर लियो सबसे पहले अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर जो बहुत सारे लोग ब्लैक क्लोथ्स में खड़े थे वो कमांडर की बातें सुनकर गुस्से से भर जाते हैं। फिर एक ब्लैक कपड़े में एक एल्डर चिल्लाता है, अटैक करो, एक को भी जिंदा मत छोड़ना, सबके सर काट दो और इनके सर को स्काई मैंशन अलायंस को भेज दो। ब्लैक कपड़े में खड़े हुए लोग ज़ोर से चिल्लाते हैं, समझ गए। एक आदमी जो इस ब्लैक कपड़े वाले एल्डर के पीछे होता है हंसता है और जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाता है तभी वह ये महसूस करता है कि उसकी बॉडी अचानक से रुक गई है और बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है। फिर वो कैसे भी करके अपना सर घुमा के पीछे देखता है एल्डर की तरफ जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल था। ये सिर्फ देखता है कि एल्डर का सर बिना किसी रीज़न के हवा में उड़ जाता है, खून हवा में फवारे की तरह बहने लगता है। तभी एक आवाज़ आती है, सर काट के स्काई मैंशन अलायंस को भेज देना। ऐसा लग रहा है कि अभी हॉल ऑफ सोल कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गया है। बिना सर के एल्डर के पीछे का स्पेस हिलने लगता है और उस आदमी के सामने एक मैन एंड वुमेन अपीयर हो जाते हैं।